अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। बात मुलाकात में आज हम जिस व्यक्तित्व से बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में ही उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे भाषा, एक ऐसे विषय के वो प्रोफेसर हैं जिसकी आज के समय में ही नहीं, बहुत ही पौराणिक काल से ही आवश्यकता रही है। और मुझे नहीं लगता कि उसके बिना भारत की कोई भी पहचान है। तो हम बात करने जा रहे हैं आज सह आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय कॉलेज शिक्षा राजकीय कॉलेज शिक्षा बीकानेर राजस्थान से डॉक्टर रजनी रमन झा जी से। आपकी अनेक पत्र पत्रिकाओं में मैं छोटा सा एक परिचय उनके विषय में रखती हूँ और फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। अनेक पत्र पत्रिकाओं में 500 से अधिक लेख, समीक्षा, कविता, कहानियां आदि आपकी प्रकाशित हैं। समाज व्यवस्था का भारतीय सिद्धांत नामक लघु शोध प्रबंध प्रकाशित है आपकी। लूमर और नेरी तथा 3 दिन नामक उपन्यास भी आपकी प्रकाशित हैं। वर्तमान में आप विख्यात हैं अपने एक पुस्तक के कारण, जो भारतीय संस्कृति के प्राण वाल्मीकि राम सीता पर आधारित एक शोध प्रबंध है। राम द्वारा सीता का निर्वासन एवं संभोग वध सर्वथा झूठी कहानियां बहुत ही चर्चा में है। और क्यों है, क्या वजह है, क्या उसमें है, क्यों हमें इस विषय पे बातचीत करनी चाहिए, ये सारी आज हमारे बातचीत का मूल बिंदु रहेगा, इसका केंद्र रहेगा। चलिए और समय नहीं लेते हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं डॉक्टर रजनी रमन झा जी। अंतस प्रणाम सर, जी बहुत बहुत जी स्वागत है आपका। जी, प्रणाम प्रणाम, और आपके दर्शकों को भी प्रणाम। सर, और आज आप हमारे सामने हैं। वर्तमान में जिस तरह से आप चर्चित हैं अपने पुस्तक को लेकर के, अपने कार्य को लेकर के, वो बहुत बड़ी बात है। और लोगों को इस विषय की जानकारी होने के बावजूद इस विषय पे वो लोग बातचीत बहुत कम करते हैं। तो आपके माध्यम से कम एक बार लोगों में ये विषय खुल करके आ रहा है, ये बहुत अच्छी भी बात है। सर, आपका वीडियो फ्रीज है, कृपया और भी लोग बताएं अगर आप लोग देख रहे हैं दर्शकों में से कोई कि सब सही चल रहा जी है। जी, क्या कह रही हैं? आपका वीडियो फिर से फ्रीज हो गया है। वीडियो फिर से एंटर करूं? जी जी, एक बार आप फिर से एंटर करिए तो हम लोग बातचीत आगे करते हैं। मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रही हैं बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार दर्शक भी हमारे कुछ बता दें। पीके तिवारी जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। अगर आप बताइए कि क्या सभी सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं, अन्यथा एक बार फिर से वो हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर मेरी बातचीत तरफ से अच्छी तो हो कोई पाएगी। दिक्कत नहीं आ रही। चलिए ठीक है, और हम भी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो। नहीं आ रहा, बल्कि आपका ही वो हो रहा है, रह रह के फ्रीज चेहरा। थोड़ा सा कुछ कुछ तो समस्या है। खैर देखते हैं, उम्मीद अब मैं करते नहीं हैं दिख फिर। रहा हूं क्या? मैं नहीं दिख रहा हूं? वीडियो फ्रीज है आपका सर। अच्छा अच्छा, देखिए अब। तो हम लोग अब अभी भी हाँ सर, आपका वीडियो फ्रीज है, आप फिर से ज्वाइन कीजिए एक बार तो सही हो जाएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वो बस बहुत जल्दी हम कई फिर से ज्वाइन करेंगे। और कई बार इस तरह की खामियों के साथ हमें जूझते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होता है। और मैं हमेशा इसकी पक्षधर हूँ कि नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच को ही वरीयता देनी चाहिए। कम से कम आज के समय में टेक्नोलॉजी ने जो हमें रास्ता दिया है, इतना बड़ा यंत्र दिया है, तंत्र दिया है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे सभी के साथ अपनी बातों को, अपनी विचारों को साझा कर सकते हैं। पीके तिवारी समाज सेवी जी जो अमेठी से हैं, विजय श्री गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी वो हमसे फिर से जुड़ेंगे सर, और हम इस कार्यक्रम को बहुत बिना व्यवधान के पूर्ण कर सकेंगे। आया? हाँ सर, अब ठीक है। हाँ जी जी जी, सब कुछ अब सारे व्यवधान अपने अपने स्थान पे चले गए हैं और हम लोग बैठ कर के यहाँ पे बातें कर सकते हैं। जी सर, जहाँ तक मुझे पता है भागलपुर में आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका बचपन बीता है। बातचीत का दौर मैं वहीं से करना चाहूँगी कि वर्तमान में आप बीकानेर राजस्थान में स्थापित हैं। तो भागलपुर से बीकानेर का जो सफ़र रहा वो कब और कैसे, किस तरह से रहा, उसके विषय में कुछ बताइए?
सबसे पहले मैं आपको एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आपके प्रेक्षकों को, दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। मेरा अहोभाग्य कि मेरे जैसे साधारण लेखक का भी साक्षात्कार हो रहा है। बस कहते हैं 12 वर्ष में घूरे के भी दिन फिरते हैं, तो मेरे दिन फिरे हुए हैं इन दिनों, अच्छे अच्छे चल रहे हैं। देखिए, मैंने सुना है असाधारण व्यक्तित्व ही कि खुद को साधारण कहने की क्षमता रखता है। कि यहाँ राजस्थान में सीकर नाम की एक जगह है, जी। वहां से भी मैंने सुना है कि एफएम चैनल पर भी मेरा साक्षात्कार होने वाला है। तो अरे वाह! अब देखते हैं। हाँ, बहुत सारे निमंत्रण भी आ रहे हैं मुख्य वक्ता के रूप में। हुँ, ये सीताराम और वाल्मीकि जी की कृपा मैं मानता हूँ। जी। चलिए मैं आपको अपने पीछे ले चलता हूँ। बहुत अच्छा आपने तार छेड़ दिया। सबसे ज्यादा आदमी को अपना बचपन ही याद आता है। हाँ, निश्चित रूप से। मैं छोटा था, जहां से जब से होश है, तो मेरी दादी मेरी पालनहार रही। और जीवन में मतलब जब भी दादी शब्द मेरे मन में आता, कोई दिन नहीं ऐसा गुजरता जब मैं अपनी दादी को याद नहीं करता हूँ। उन्होंने ही पाला। मेरी माँ जल्दी मर गई थी, मतलब मैं 10 साल का था। जी। तो वो दादी हो, माँ ने भी जो कहानियां सुनाई हैं महाभारत की, रामायण की, वो सब मुझे बिल्कुल याद हैं। दादी सुनाती रहती थी, बात बात पर रामचरितमानस की चौपाई बोलती रहती थी। दादी कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से संस्कृत के श्लोक भी बोलती थी। और पिताजी तो मेरे मैं आपको स्मिता जी बताऊं कि यदि आप बिहार के 10 सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी के विद्वानों की एक सूची बनाती, हुँ, तो मेरे पिताजी का भी नाम होता उसमें। बहुत बड़े विद्वान थे वो तो। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, बिहार की 3-4 भाषाएं, भोजपुरी, मगही, हमारी अंगिका तो है ही, मैथिली, बहुत सारी भाषाओं पर उनका अधिकार था। बांग्ला बांग्ला पर तो ऐसा वातावरण था। हम थे तो बहुत साधारण परिवार के, निर्धन कह सकती हैं आप। पर वो सरस्वती की कृपा थी। पिता माँ मुझसे भागवत सुना करती थी। हमारे घर में भागवत था। पिताजी कभी कभी बांसते थे लोगों को बुलाकर, बैठाकर। कम्युनिस्ट थे इसके बावजूद। श्रीमद् भागवत बांसते थे, गीता पढ़ते रहते थे। रामचरितमानस के लिए मुझे एक बार जब मैं बीए में था तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुमने रामचरितमानस पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैंने कहा पिताजी नहीं पढ़ा। इतने नाराज हुए कि दिन भर मुझसे बात नहीं कही। फेंको तुम अपनी सारी किताबें यदि तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। तो ऐसा वातावरण था। और संयोग से सभी भाई बहनों में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि, पर मेरी रुचि थी इन कहानियों को पढ़ने में, कविताओं को पढ़ने में बहुत रुचि थी। बाल उपन्यास बहुत पढ़ते रहते थे। याद होगा आपको चंदा मामा, पराग, हाँ, नंदन, वो सब नंदन, पढ़ते चंपक, रहते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। किसी से मांग कर ले आए तो पढ़ लिए। तो पढ़ने का मुझे शौक बहुत था बचपन से ही। और इस धीरे धीरे साहित्य का संस्कार विकसित होता गया। प्रश्न आपका जो है उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। जी, तो जी, जी। जी, तो वो एक बार दो व्यक्ति का मैं बड़ा प्रभाव मानता हूं साहित्य की तरफ मोड़ने में। एक तो मेरे पिताजी, माँ और दादी तो थी ही, और एक हमारे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक थे श्री प्रेम नारायण सिंह जी। हुँ, वे उनकी मैंने देखा, मेरे पिताजी भी चाहते थे कि मैं एक अच्छा लेखक बनूं। मेरे पिताजी यह चाहते थे कि मैं सेना में जाऊं। मैंने परीक्षा भी दी थी, पास नहीं हुआ। मेरे पिताजी चाहते थे मैं अच्छा लेखक बनूं, बड़ा लेखक बनूं। इस तरह से। तो और दूसरे हमारे जो प्रधानाध्यापक थे श्री प्रेम नारायण सिंह, उन्होंने बहुत हम लोगों को प्रोत्साहित किया, हुँ, इस क्षेत्र में रुझान पैदा की। खैर, जब हम उससे मैं विद्यालय से, मेरे जीवन का वो स्वर्ण काल था विद्यार्थी जीवन का, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके बाद फिर कॉलेज में आए भागलपुर में, जहां जो प्रश्न है आपका, हुँ, भागलपुर में एक टीएनबी कॉलेज है, बहुत प्रख्यात कॉलेज है। बहुत शानदार पढ़ाई होती थी वहां।
वहां से किसी कारणवश, वो कारण मैं अभी आपको यहाँ सबके सामने नहीं बता सकता, मेरा मन उचट गया भागलपुर से। और मैं वहां से जल्द निकलना चाहता था। तो हालांकि बहुत शानदार वातावरण था पढ़ाई का, वहां मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, कहानियों की, कविताओं की, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। लेकिन मन उचट गया वहां से। तो मैं बलपूर्वक, एक तरह से कह सकते हैं, पिताजी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सकें दिल्ली में, लेकिन उन्होंने कहा बेटा जाना चाहते हो तो जाओ, प्रबंध हो ही जाएगा किसी तरह से। और जाते जाते उन्होंने कहा कि दिल्ली संभावनाओं का नगर है, और हाँ, तुम्हारे लिए अगर अच्छा होना होगा तो वहां शायद कहीं ज्यादा अधिक अवसर मिलेंगे। तो दिल्ली आ गया। और दिल्ली में एक बात आपको बताऊं स्मिता जी, व्यक्ति को कुछ समय दिल्ली का अनुभव अवश्य लेना चाहिए। दिल्ली अपार संभावनाओं का नगर, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, दिल्ली उसके लिए सबसे अनुकूल, सबसे उपयुक्त जगह। और मेरे अंदर के विद्यार्थी का, मेरे अंदर के लेखक का वहां एक जैसे प्रस्फुटन हो गया। लिखता तो मैं भागलपुर में भी लिखता था, और मेरी वहां से कोई कविता भी प्रकाशित हुई थी, लेकिन दिल्ली में जैसे कोई झरना ही फूट गया। और जितने अखबार आपको, हाँ जी, जितने बड़े बड़े अखबार आपको ध्यान में आते हैं, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, और उन्हीं दिनों दिल्ली में मैंने एक साप्ताहिक हिंदुस्तान नाम का एक पत्र था, आपको ध्यान होगा, पत्रिका थी, उसमें मेरी कहानी छपी थी। और आपको हंसी आएगी, उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया। तो मुझे ये लगा कि कहीं मेरे लिखने के कारण तो बंद नहीं हो गया। वो कहानी मेरी थी उसमें। हालांकि जो कहानी का जो प्लॉट था आज की तारीख में मुझे पसंद नहीं है वो, इसलिए मैंने उसका संग्रह भी नहीं किया, छोड़ दिया। और बाद में मुझे अपने लिखे हुए लेख भी इतने बेकार लगने लगे कि 250-300 के आसपास जो मेरे आलेख छपे थे जनसत्ता आदि में, उनको भी मैंने फाड़ फूड़ कर फेंक दिया, बेकार है सब। कविताओं का एक संग्रह था, करीब 60-65 कविताओं का संग्रह, वो सारा फाड़ के फेंक दिया मैंने। मुझे लगने लगा ये सब व्यर्थ है। तथापि वो लेखन का संस्कार वहां पड़ गया। अब आपने जो प्रश्न किया कि भागलपुर से कैसे आ गए यहाँ पर, दिल्ली से ही आया मैं यहाँ। हाँ, भागलपुर से दिल्ली, और दिल्ली के बाद आप बीकानेर में दिल्ली में मैं, जी, दिल्ली में मैं एक नौकरी की तलाश में था, नौकरी मिल जाए। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही, आप कह सकते, बहुत नीचे चली गई थी। एमए में मैं एमए कर रहा था संस्कृत में, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मेरा मन होता था मैं अधिक से अधिक कमाऊं और मैं अपने घर के लिए कुछ करूं। घर मेरा बहुत बहुत नीचे चला गया था। हमारी आर्थिक, पिताजी की मृत्यु हो गई, भैया थे अकेले कमाने वाले, उनकी भी बहुत छोटी तनख्वाह थी। तो इसलिए मैंने संयोग से आप ये जो जेआरएफ मिल गया मुझे पीएचडी के लिए। तो एक तो उसने संबल दिया, दूसरे ये अखबारों से मैं कमा लेता था ठीक ठाक पैसा, रेडियो पर मेरे प्रोग्राम होते थे, ठीक ठाक पैसा कमा लेता था। और फिर सत्यवती कॉलेज है वहां दिल्ली में, उसमें मैं तदर्थ व्याख्याता, एडहॉक लेक्चरर लग गया, और ठीक ठाक आमदनी मेरी हो गई। मैं घर को ढंग से पैसे देने लगा और अपना भी अच्छा हो गया। लेकिन स्थायी नौकरी की तलाश फिर भी थी कि स्थायी नौकरी मिले तो बात बने। आपको बता दूं, मैंने 3 साल रेडियो पर, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, उस पर मैंने 3 वर्ष संस्कृत समाचार वाचक का भी काम किया है। आप छोटी रही होंगे, हाँ छोटी रही होंगी, 93 से 96, 93 से 96। मेरे साथ श्री बलदेवानंद सागर थे, विजय श्री जी थी और विश्वनाथ जी थे।
तो उस इन सब चीजों ने एक व्यक्तित्व को, मेरे व्यक्तित्व को, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चीजों को समझने की दृष्टि दी। और निश्चित रूप से लेकिन मैं, जैसे-जैसे कार्य बढ़ता है, वैसे-वैसे लोगों से मिलना-जुलना दायरा बढ़ता है और अपने व्यक्तित्व का विकास ऐसे ही होते रहता है। सर जी उसके बाद तो रास्ते खुलते चले गए और अपने आप गंतव्य पे यानी कि आप जहाँ पे अभी पोस्टेड हैं जिस कॉलेज में आप प्राचार्य हैं, वहाँ पे आपकी नियुक्ति हुई और इस तरह से बीकानेर आप का आगमन हो गया। और बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि आपका वीडियो फ्रीज़ है फिर से। और मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकना चाह रही थी क्योंकि इतनी रोचक बातचीत हो रही थी बचपन की जब जब भी ज़िक्र होता है तो अपने आप में वो रोचक हो ही जाता है। तो सर अगर हो सके तो एक बार फिर से आप आपको मैं कनेक्ट दिख करिए। रहा हूं? आपको दिख रहा नहीं, हूं क्या? वीडियो तो फ्रीज़ है फिर बस, तो फ़ोटो फ्रीज के कैसे रूप हो? में मैं आप नहीं आ दिख रहे रहा हैं। हूं आपको? आप दिख नहीं फ़ोटो रहा के हूं? रूप में आ रहे हैं, नहीं, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, आवाज आवाज आ रही है खाली है। आवाज़ आ अच्छा, रही है फिर से आपकी कर। ठीक से बस। जी जी। जी, फिर से आप ये जॉइन पहली कीजिए बार फिर हो हम रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। अभी मैंने वो नेटवर्क की कुछ 5 बार समस्या चल रही है अभी। 5 एपिसोड किए थे उनके साथ, संदीप देव जी के साथ, तो कभी-कभी उसमें हो तो नहीं जाते आई। हैं, अब सबकी किस्मत क्या कहें अब हो सकता है जिस तरह से वो कहानी की ज़िक्र कर रहे थे सर कि वो कहानी छपी और हिंदुस्तान साप्ताहिक बंद हो गया, तो हो सकता है कि आज मेरे साथ ही कुछ कुछ नया तजुर्बा होने वाला है। अभी बहुत सारी सी बातें करनी है, उनके उपन्यास के बारे में बात करने का बहुत मन है कि उनके उपन्यास का मैंने ज़िक्र किया था पोस्ट में, जो नाम है ना वो मुझे बहुत ही थोड़ा-सा अद्भुत सा लगा और मेरी इच्छा है कि हम लोग उस पे बात करें। अभी ठीक है सर। ये मैं तो नहीं ये सुन बीच-बीच पाया, में आप मुझे लग दोहराएं रहा एक है बार। हाँ, नहीं अब भी मैं फ्रीज बिल्कुल है? आपको मैं अपने अब भी दर्शकों फ्रीज से है? बता रही जी, बिल्कुल अब फ्रीज है एकदम अब भी? ठीक है। जी, अच्छा जी जी जी, क्या कह रहे हैं देखिए आप? हाँ, मैं ये तकनीकी बता दूं, जो छोटा सा 2 मिनट का समय और लेकर, जी, तो जी, फिर जी, जी। वहां से वैकेंसी निकली राजस्थान की, के कॉलेज व्याख्याता के लिए संस्कृत में। तो वहां मेरी नौकरी लगी, पहले चूरू में, चूरू एक जगह, फिर बांसवाड़ा, फिर झालावाड़, फिर बीकानेर, फिर चूरू, और अब मैं यहाँ बीकानेर कन्या बीकानेर में। महाविद्यालय में। जी जी जी। चलिए बहुत अच्छी बात है और कहते हैं ना कि हाँ, जिसका जहाँ स्थान होता है वो वहाँ पे जैसे-तैसे पहुँच ही जाता है। तो कहाँ भागलपुर और उसके बाद दिल्ली और दिल्ली से तो सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। वो किस दिशा में कहाँ जी पहुँचेगा, ये दिल्ली तय जी। कर लेती है अपने हर आप एक में। जी। ट्रेन हर एक कोने में जाती है दिल्ली से। जी बिल्कुल और शिक्षा और राजनीति के लिए खास तौर पे दिल्ली के हैं कि केंद्र है, तो गलत नहीं होगा अपने आप में सारे रास्ते खुले होते हैं यहाँ आने के बाद में। तो बहुत ही रोचक रही आपकी बातचीत और दिल्ली के नाम पे मुझे याद आ रहा है बहुत कुछ, लेकिन उसके पहले मैं आपके उपन्यास का ज़िक्र करना चाहूँगी कि 3 दिन और लूमर और नीरी। लूमर और नीरी नाम ने खास तौर पे मुझे बहुत ही प्रभावित किया और थोड़ा-सा अगर ये मुझे जितनी अल्पबुद्धि मेरी है मुझे लगा जैसे पाश्चात्य भाषा के जितने भी उपन्यास होते हैं या उनका मैंने कई अनुवाद पढ़े हैं, तो इसी तरह के कुछ नाम होते हैं, उससे कुछ मिलता-जुलता रहा, तो इसके विषय में आप कुछ बताएँगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल मेरे गढ़े हुए नाम है सारे, और वो रहस्य मेरे पास ही है। हालांकि कुछ लोग समझ गए थे कि ये क्या है, लेकिन ये गढ़े हैं नाम मैंने, अपने बिल्कुल स्वतः ही। ये नाम आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेंगे, न बिहार में न राजस्थान में, ये सारे नाम मैंने गढ़े हैं अपने। पता नहीं संयोग क्या हुआ, बस ये कुछ आप बीती होती है, कुछ जग बीती होती है। तो यह उपन्यास वैसा ही है, ये बचपन के प्रेम की कथा है, जहां एक 12 साल का लड़का 10 साल की लड़की से प्रेम तो क्या कहेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा अनुभव करता है अपने भीतर। आकर्षण। हाँ जी जी, आकर्षण नहीं है वो, उससे आकर्षण से ज्यादा बड़ी बड़ी पवित्र चीज है। आप पढ़ेंगी, या शायद अभी आपने पढ़ा नहीं है, मैं भेजूंगा। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और इसके बाद तो और इच्छा बढ़ गई कि उसको पढ़ा जी जाए, जी। हाथ में आए और तो पढ़ते हैं। वो मैं ये चाहता हूं कि प्रेम यदि हो ना, तो ऐसी पवित्रता के साथ हो। और जो 3 दिन आपने कहा है, बचपन का प्रेम है उसमें, लूमर और निरी में जो प्रेम है, अ, उसमें जो नायिका है, कह सकते हैं,
नीडी। वो उसके प्रति अच्छा भाव भी अनुभव करती है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है, रास्ते अलग हो जाते हैं और उसका कोई कारण नहीं है, बस ऐसा हो जाता है। दूसरा भी जो उपन्यास है 3 दिन, वह भी प्रेम कथा ही है। और आपको स्मिता जी, मैंने कहानियां भी लिखी हैं बहुत, वो बहुत सब की सब कहानियाँ। लगभग सब की सब प्रेम कथा ही हैं। कुछ कहानियां जरूर हैं जो मैंने अलग अलग उसमें विषय को उठा कर ली हैं, लेकिन मुझे प्रेम कथा लिखना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह! और जी, अभी मैंने एक प्रेम कथा लिखी थी जो यहाँ एक बड़ा अखबार है युग पक्ष नाम का, उसमें छपा था कि एक ट्रेन में असम से एक लड़की आ रही है और उत्तर प्रदेश में कहीं जा रही है, और एक लड़का बिहार से दिल्ली जा रहा है। तो 4-5 घंटों की कहानियां हैं। जब लड़की जाती हुई उस लड़के को कहती है कि 28 तारीख को हम लोग लौटेंगे इसी ट्रेन से, ऐसा क्या कह के बात! वो चली जाती है। तो वो लड़का बाद में अपने जीवन में सोचता रहता है कि उसने ये क्यों कहा। जाते जाते उसके माँ बाप पहले उतर चुके हैं ट्रेन से, वो वापस लौट के आके कहती है अपना सामान लेते हुए कि हम लोग वापस 28 तारीख को लौटेंगे, इसी ट्रेन से लौटेंगे। तो अब इसमें वही मैंने कहा, कुछ आप बीती होती है, कुछ जग बीती होती है, तो उसमें पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो प्रेम का तत्व इसमें कहाँ पर है। मुझे अच्छा लगता है प्रेम कथा लिखना, और कई बार मुझे ये भी लगता है कि मैं किसी वृद्ध व्यक्ति के बारे में लिख दूं, उसकी प्रेम कथा के बारे में, तो ये हमारा समाज ऐसा है कि मेरे ऊपर लठ पड़े बिना नहीं रहेगा कि अरे तुम तो बिगाड़ रहे हो समाज को। हाँ हाँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। और मैं आज ये देख कर के मुझे बहुत ही अच्छा-सा महसूस हो रहा है कि आमतौर पे प्रोफ़ेसर्स और ख़ास तौर पे संस्कृत विषय के प्रोफ़ेसर के बारे में हम लोग महसूस करते हैं कि बहुत ही धीर गंभीर विषयों को लेकर के और तभी रचना होती होगी, और आपने जिस तरह से प्रेम कहानियों और प्रेम का ज़िक्र किया है, वो एक नए विचार को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाला है। तो हम लोग इस पे भी विचारशील हो सकते हैं कि हाँ, हम लोग हमेशा जिस आवरण की बात करते हैं, उससे भी अंदर देखने की एक कोशिश रहनी चाहिए। अ, हमारे दर्शक हैं सन्नु श्रीवास्तव जी, जो स्वयं में कहानीकार हैं और उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहता है। वो जानना चाहती हैं कि आपकी उपन्यास कहाँ से मिलेगी पढ़ने को? उपन्यास तो मैं अपनी पुस्तकों का कोई मूल्य ही नहीं रखता। आप तो पता भेज दें, मैं उपन्यास भी भेज दूंगा। और मेरी जो पुस्तक है जो सबसे ज्यादा चर्चित है, राम द्वारा सीता का जी, निर्वासन जी। एवं हम लोग शंभुवध उसी पे आने वाले हैं सर्व अब था आगे। झूठी कहानी, हुँ, वो भी मैं भेज दूंगा। आप खाली पता भेज दें अपना। जी। जी। और देखिए कि अभी बहुत सारे प्रश्न भी आने लग गए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को भी हाँ, मैं लेना वो जी 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 चाहूँगी। जी 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 लेकिन हम लोग थोड़ी जी, 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 बताइए सर? जी, मैं 3 दिन की कथा छोटी सी बता दूं, वह भी एक प्रेम कथा ही है। उसमें कॉलेज का की लड़की है और एक पीएचडी कर रहा लड़का है, उनके बीच का है। वो लड़की सिख है, सरदारनी है, और लड़का हिंदू है। 3 दिन मात्र दोनों साथ रहते हैं, और वो प्रेम के सारे उससे वो गुजरते हैं। और उसमें मैंने यह भी सिद्ध करने की का प्रयास किया है कि हिंदू और सिख अलग नहीं है, हिंदू और सिख एक ही हैं। उन दिनों चूंकि पंजाब में उग्रवाद बहुत जोरों पर था, हुँ, और वो, लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे उन सिख बंधुओं को जिन्होंने तमाम वो सैके भी हिंदू और सिख के बीच में दरार नहीं पड़ने थी कि हिंदू और सिख को अलग कर दिया जाए। लेकिन हिंदू भाइयों और सिख भाइयों ने वो दरार नहीं पड़ने दी, और आज भी 90, 60, 70, 80% सिख यही मानते हैं कि हम भी इस विशाल सनातन शाखा के, जैसे हिंदू हैं वैसे हम सिख हैं, वैसे जैन हैं, वैसे बौद्ध हैं, ऐसे। तो वही वो एकीकरण, आप वो उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उस एकीकरण को मैंने किस तरह से प्रेम कथा में ढालते हुए प्रयास किया है। बहुत उसको मैं जरूर चाहता हूं कि कोई पंजाबी व्यक्ति उसका पंजाबी में अनुवाद करे, ताकि मैं वो पंजाब में भी वो जा सके। पुस्तक देखें, कोई मिलेगा तो। जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, और हमारे दर्शकों में भी बहुत विद्वान लोग हैं और अपने-अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्थान रखते हैं। तो अगर आप लोगों के भी
नॉलेज में हो कि कोई पंजाबी में उसको अनुवाद कर सकता है तो आप कृपया बताएँ। और सन्नू जी आपको भी पुस्तक मिल जाएगी, मैं एड्रेस भेज दूँगी या फिर मैं आपका नंबर भी दे दूँगी सर को। और सर आप फिर से फ्रीज़ हो चुके हैं, तब तो आज ये अच्छा, व्यवधान के साथ ही हमको आज आगे बढ़ना हाँ हाँ, ये मुझे फ्रीज करके ही मानेंगे लगता है, ये नेटवर्क जो है ठंड बढ़ इसने गई मुझे है। फ्रीज करके रख दिया। जी, मैं वापस जुड़ता हूँ। ये बता रहा है कि बीकानेर में ठंड ज़्यादा है इस समय। हाँ, फ्रीज हो रहे हैं हम। आप फ्रीज़ हो रहे हैं बार-बार। पर इसमें मेरी तरफ से तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सर हो जाता है देखता हूँ। कभी-कभी, बड़े-बड़े शहरों में हो जाती हैं ऐसी बातें। तो बहुत-बहुत स्वागत है प्रियंका सिंह जी। और केतन त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं कि प्रेम को केंद्र बिंदु मानकर ही रचना का रूप देना आपकी आप बीती के कितना करीब है। उन्होंने बताया ही कि मिला-जुला सा रूप है, कुछ खुद की कहानी है और कुछ समाज से ली हुई है और कहानियाँ ऐसी ही बनती हैं। जब भी मुझे भी खास तौर पे कोई व्यक्ति जब ऐसे दिखता है ना, तो मुझे व्यक्ति ना दिख कर के वो कहानी दिखता है, वो कहानी का पात्र दिखता है। तो ऐसे ही है। चलिए अब अब अभी ठीक है। जी, जी, एकदम ठीक है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। ज़िक्र कर रहे थे आपकी पुस्तकों का और उपन्यास जिस तरह से आपने प्रेम कथा को प्रेम को बिंदु मान करके और उसके इर्द-गिर्द उसकी संरचना हुई है। अब हम बात करना चाहेंगे उस पुस्तक के विषय में, जिसके माध्यम से आप इस समय चर्चा के केंद्र बने हुए हैं और लोगों में जिस तरह से आपकी बातों को लेकर के बात हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है। ये जो वाल्मीकि रामायण पे आपने एक एक तरह से आपका शोध पूरा कार्य है ये, तो क्यों वाल्मीकि रामायण? हमारे भारतीय अंचल में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाङ्मय हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, तो आपने वाल्मीकि रामायण को ही क्यों चुना? आ, देखिए, सीता जी के बारे में तो बहुत दर्द से आपको हर एक गांव में कहने वाली महिलाएं मिल जाएंगी कि अरे कोई अगर किसी स्त्री को कोई तकलीफ पहुंचती है ना और वो रोती है तो दूसरी समझाने वाली स्त्री उसको यही कहती है कि अरे सीता के साथ इतना हुआ तो तुम्हारे साथ हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, सीता जैसी स्त्री के साथ। तो ये कथा तो समाज में है ही, लेकिन हमारा समाज इस मामले में मैं इस बात के लिए मैं अपने समाज की प्रशंसा भी करता हूं कि इसके बावजूद भी सबसे अच्छी जोड़ी सीताराम की जोड़ी ही मानी जाती है ना। जो अच्छी जोड़ी होती है तो कहते हैं सीताराम की जोड़ी लग रही, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ। तो समाज ने कहीं ना कहीं इसको स्वीकार भी नहीं किया है कि राम ने सीता को निकाल दिया होगा। यदि इतना ही बुरा समाज समझता इस काम को तो सबसे अच्छी जोड़ी सीताराम की जोड़ी नहीं कहता, मतलब इस काम को उसने स्वीकार नहीं किया है कि राम ने निकाला होगा सीता को। लेकिन क्या हुआ कि आपको ध्यान होगा एक वकील थे राम जेठमलानी, उन्होंने एक बार कहा था कि राम बहुत बुरे पति थे। हाँ। और हाँ, घरेलू हिंसा का दौर भी उनसे ही प्रारंभ हुआ वगैरह वगैरह। और एक यहाँ पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है जयपुर में, सामान्यतया वो अंग्रेजी का ही है वो। और हाँ, एक कह सकते हैं कि वो जिनका मार्क्सवाद की तरफ झुकाव है ज्यादातर उन्हीं लोगों का वो होता है। मुझे यही बात बहुत तकलीफ देती है स्मिता जी कि साहित्य में क्या मतलब मार्क्सवाद और क्या कहते हैं दक्षिण पंथ वाम पंथ, साहित्य तो मनोभूमि की रचना है ना। और आप जिसको देखते हैं, जो अनुभूति करते हैं, पीड़ा अनुभव करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसमें कहां से तो वामपंथ आ जाता है और कहां से दक्षिण पंथ आ जाता है। आप तो अपने मन के भावों का उद्रेक है साहित्य, पर अब आ जाता है, ठीक है, किसी को उसी में रुचि लगती है। अस्तु, मैं ये कह रहा था कि वो उस महिला ने क्या कहा कि हाँ, सीता यदि अभी इस काल में होती तो राम से तलाक ले लिया होता। हाँ, ये कहा। और बहुत मजेदार बात बताता हूं, सीतामढ़ी जगह है बिहार में जहां भगवती सीता खेत में मिली थी जनक जी को, वहां के एक वकील ने 2016 में भगवान राम पर केस कर दिया घरेलू हिंसा सीजेएम के कोर्ट
2016 में सीधे सीधे हमने कहा कि बुलाओ भगवान राम को या माता सीता को बुलाओ, कोर्ट में आकर गवाही तो देनी पड़ेगी ना। वकील ने कहा हुजूर मैं कहाँ से लाऊं, तो कहा फिर केस क्यों किया, वो केस खारिज हो गया। सब बातें, ये सब घटनाएं चलती रहती हैं। तो इन सब बातों से जी तो दुखता ही था, और संयोग से मैं किसी दिक्कत में, समस्या में पड़ गया। मेरे मन में हुआ कि वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, शायद मैं इस समस्या से निकल जाऊं। और मैंने पढ़ना शुरू किया, और धीरे धीरे, आपको स्मिता जी लगेगा, अभी हंसेंगे लोग, शायद मानेंगे नहीं, कि जैसे वाल्मीकि ही खड़े हो गए मेरे आगे, कि मेरे पुत्र, जो कहानी मैंने लिखी नहीं वो मेरे ही ग्रंथ में जोड़ दी गई और मेरे नाम से चलाई जा रही है समाज में, कि राम ने सीता को निकाल दिया, राम ने शंभू को मार दिया। हाँ हाँ। और जब तक मैं ये पुस्तक लिखता रहा, जैसे वो मेरे आसपास रहे, वो एक अजीब सा, जिसको एक्सटेसी कहते हैं, मतलब वो था। बाद में वो फिर महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं महसूस हुआ, लेकिन वो लिखते समय मेरे आसपास रहा, कि वाल्मीकि जैसे दिशा निर्देश कर रहे हो मुझे, कि मुझे कौन इस ग्रंथ का परिमार्जन करेगा, इतना बड़ा कलंक मेरे नाम से चला दिया। तो फिर मैं पढ़ता चला गया। 24,000 श्लोकों का वाल्मीकि रामायण, उसको 3 बार पढ़ लिया मैंने, 72,000 श्लोक। और फिर मैंने वो लिखा, और संयोग से जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई, वो बिंदु मुझे मिलते चले गए, जो ये सिद्ध करते थे कि ये वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ कांड है ही नहीं उत्तरकांड। और हाँ जी, बिल्कुल उत्तरकांड नहीं है उनका लिखा हुआ। ये अब 20 पॉइंट लिए हैं मैंने इसमें, इस पुस्तक में। और अभी मैं इसका परिवर्धित संस्करण छपा रहा हूं, तो जो भी चाहेंगे मैं उनको परिवर्धित संस्करण ही भेजूंगा, जिसमें मैंने कुछ और बिंदु जोड़े। तो ये रही इसके पीछे की कथा। और ये इसको लिखने के बाद मेरा एक बात पूरी कर दो। इसको लिखने के बाद मेरा मन हुआ कि राम जेठमलानी और उस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की महिला को मैं ये संदेश भेजूं कि सीता जी तो क्या तलाक लेंगी, आप ही ले लीजिए अपने उनसे, मैं वकील मैं करवा दूंगा। तो अगर आपको तलाक लेने का इतना ही शौक है तो आप ले लीजिए, वकील मैं करवा दूंगा, फीस भी मैं भर दूंगा। ऐसा मेरा मन हुआ कि मैं उनको भिजवाऊं। ऐसी वाहियात बातें करते हैं, बिना पढ़े बिना जाने, और एक आनंद, वो खुशी महसूस करते हैं इसमें, कि राम पर प्रहार कर रहे हैं, कृष्ण पर प्रहार कर रहे हैं। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट थे स्मिता जी, और लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि बेटा, मार्क्सवाद इस देश में तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक वो रामकृष्ण से लड़ना नहीं छोड़ेगा, वेद से लड़ना नहीं छोड़ेगा, उल्टी। और सचमुच वो देखिए, और खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे अपने देश में। तो जी खत्म का क्या कहें, ये चलिए ये एक अलग ही धारा नहीं, मैं चाहता भी नहीं कि कोई वाद खत्म हो। हाँ, वो बैलेंस बनाने के लिए साथ चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल। और सर, जिस तरह से आपका ये शोध कार्य रहा है कि संभूक वध और सीता परित्याग का जिक्र हम उत्तर रामायण में जरूर पढ़ते हैं, जो रामचरितमानस में हमें मिलता है कहीं आकर के, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। इसकी साक्षी तो मैं भी हूँ, मैंने भी वो आप उल्टा बोल गए। रामचरितमानस में इसका जिक्र नहीं है, वाल्मीकि रामायण में तो उत्तरकांड। जी जी जी। तो इसके विषय में आप ये निष्कर्ष कैसे आपने निकाला कि ये बाद में जोड़ा गया है? और वही सारे बिंदु तो हैं इसमें। और बाद में जोड़ा गया है कि एक तो उसकी भाषा ही पुराणों की भाषा है उत्तरकांड की, और पुराण जो है हम वेद व्यास के द्वारा लिखित मानते हैं। तो वेद व्यास का समय जो है वो द्वापर का है, जो लगभग यूं समझ लीजिए कि 5,000 5,500 साल पहले द्वापर का अंत हुआ है। कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वापर का अंत मानते हैं। तो पुराणों की भाषा होने के का सबसे बड़ा साक्ष्य, और दूसरे 20 साक्ष्य लिए हैं, वो अलग ही विषय हो जाएगा। अगर आप उस पर कभी कराना चाहें तो मैं बड़े बड़े हर्ष से, वो तो मेरा बड़ा प्रिय विषय है, उस पर अलग से आप करवाएं किसी दिन तो आनंद आ जाए। जी
बिल्कुल हम लोग करेंगे उस पे बातचीत। और जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो सीता को केंद्र बिंदु में रखते हुए भी आपने इसका शोध किया है। उसके बारे में एक छोटा-सा कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे आप? जी, शोध मतलब लिखा नहीं है, लेकिन वो मस्तिष्क में मेरे तैयार है। और अभी वही संदीप देव जी ने मैंने संदीप देव जी को निवेदन किया था कि आप माँ सीता के बारे में अलग से, क्योंकि माँ सीता का जो चरित्र वाल्मीकि रामायण में है ना, वो कमाल का है, वो अद्भुत चरित्र है। वो रामचरितमानस में उनका चरित्र इतना उभर कर नहीं आया है, क्योंकि तुलसीदास जी का फोकस जो है वो ज्यादा रामचंद्र जी पर है। वाल्मीकि में सबका दिखता है। तो सीता तो उन्होंने वो शायद इस पर अलग से एपिसोड करेंगे माँ सीता पर। तो उसमें शोध का विषय यही है कि देखिए, सीता राम को धर्म का उपदेश देती हैं वाल्मीकि रामायण, कि धर्म क्या है ये आप रामचरितमानस में सोच सकते हैं। सीता तुलसीदास जी की परमेश्वरी है, हमारी भी परमेश्वरी है रामचरितमानस की सीता। सर लेकिन सर मुझे लग रहा है कि आपको फिर से ज्वाइन करना होगा। आपकी आवाज़ भी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और वीडियो भी फ्रीज़ है। तो आज थोड़ा-सा नेटवर्क का के साथ जूझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिससे थोड़ा-सा डाइवर्ट भी हो रहा है माइंड। तो खैर देखते हैं। बिल्कुल उर्मिला जी, हम लोग इसी विषय पे बात कर रहे हैं और चूँकि विषय इतना गंभीर है और अपने आप में रोचक भी है, क्योंकि बहुत सालों से जिस तरह से भ्रांतियाँ यहाँ पे फैली हुई हैं, प्रश्न आते रहते हैं और फ़ेसबुक और सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया हो चुका है जहाँ पे जिसके मन में जो आता है वो बोलता रहता है। कुछ दिनों पहले से मैंने भी कुछ पोस्ट ऐसे पढ़े थे जिसको आहत भी हुआ मन कि कैसे कोई कुछ भी बोल जाता है। कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए कुछ भी लिखने के पहले कि कुछ भी कैसे कोई लिख सकता है। तो रामचंद्र को लेकर के या सीता जी को लेकर के बहुत ही अनर्गल बातें मैंने भी कई लोगों के मुख से पढ़ी है। और अभी एक विकास दिव्यकीर्ति जी का भी एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा था और सर का उस पे भी वक्तव्य है, उसके भी हम लोग बात करने वाले हैं। सर थोड़ी जगह अभी चेंज आज जी, दर्शकों जी की सर। परीक्षा हो रही है, हमारे तो क्या है, हम तो बैठे हैं आराम से जी। कोई बात नहीं, होते रहता है और इस तरह के नहीं नहीं, मैं व्यवधान तो उन आते ही दर्शकों को प्रणाम करता हूँ जो इतने धैर्य से देख रहे होंगे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ जी। जी हाँ, निश्चित रूप से। और अभी तक अगर आपने लाइक कमेंट तो ख़ैर आप कर ही रहे हैं, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कर दें इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये बातें लोगों तक पहुँचनी भी आवश्यक है। थोड़ा-सा विचारशील होने की भी आवश्यकता है और उसके लिए लोगों तक बात पहुँचेगी तो फिर बात भी होगी। तो सर हम लोग बात कर रहे थे आपके इसी शोध को लेकर के। अभी विकास दिव्यकीर्ति जी का एक वक्तव्य आया जब वो अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे, तो कुछ ऐसी बात उनके मुँह से निकल गई या उन्होंने जानबूझ के कही, उस पे नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन आप उसको खंडन करते हुए आपका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, उसके बारे में जानना चाहूँगी मैं? जी, विकास जी मेरे मित्र हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। हाँ, हाँ, हालांकि उसके बारे में हाँ, भी कि आप लोग साथ में हालांकि अब आप वो लोगों की मुझे पढ़ाई हुई है। जी जी, तो उन्होंने जो टिप्पणी की थी मिसेज लक्ष्मण उर्मिला के लिए और सीता के लिए, ये कि वो अ, जैसे कुत्ता घी चाट ले फिर वो घी व्यर्थ हो जाता है, ये सब टिप्पणियां की थी उन्होंने। अच्छी टिप्पणी नहीं थी। मेरा ख्याल है कि एक बार पढ़ के फिर किसी के बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। तो मुझे संदीप जी ने संपर्क किया। संदीप जी मेरे मित्र हैं और पहले भी मेरी उनसे बात हो रखी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर हर एक बिंदु पर आपका वो चाहता हूँ, वक्तव्य चाहता हूँ, साक्षात्कार चाहता हूँ या चर्चा चाहता हूँ हर एक बिंदु। तो उसमें उन्होंने उनके कहे के अनुसार मैंने ही उनको सुझाव दिया कि पहले तो ये लें कि राम स्त्री का कितना सम्मान करते थे। वाल्मीकि रामायण में भरपूर उदाहरण है इसके, कितना सम्मान करते थे। दूसरा यह लें कि राम सीता माता को कितना प्रेम करते थे, किस तरह से हृदय से प्रेम करते थे वो, कि सीता के बिना उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लक्ष्मण, मैं नहीं जाऊंगा अयोध्या, अगर सीता मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, तुम अकेले जाना अयोध्या। मरे क्यों नहीं, क्योंकि लक्ष्मण ने ही रोका उनको, पहले हम सीता भाभी को खोजते हैं पूरी पृथ्वी पर,
नहीं मिलेंगी तब आप जो करिएगा, वरना वो मरने के लिए तैयार हो गए। अब जो मरने के लिए तैयार हो गया व्यक्ति, उस पर भी संदेह कर रहे हैं कि वो प्रेम नहीं करते थे सीता। तो यही सारे मैंने उसमें 5 एपिसोड में उन्होंने चलाया। मैं उनका भी बड़प्पन मानता हूं कि मुझे उन्हें भरपूर अवसर दिया उन्होंने कि मैं अपनी सारी बातें रख सकूं। और में जो मैंने पुस्तक में नहीं लिखी थी वो बातें भी संयोग से मुझे याद आती चली गई और मैंने बताया उनको। जैसे अग्नि परीक्षा में एक अग्नि परीक्षा और हुई है, कहां हुई है? हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी ना, वो क्यों नहीं जी, जले जी। थे? तो वहां पर भगवती सीता ने ही प्रार्थना की थी कि यदि रामचंद्र जी मेरे चरित्र पर विश्वास करते हैं तो अग्निदेव आप हनुमान के लिए शीतल हो। अग्निदेव शीतल हो गए, इसका मतलब रामचंद्र जी सीता के चरित्र पर विश्वास करते हैं। तो ये सारी बातें जो नहीं कही गई थी, वो सारी बातें मैंने वो रखी और उसका बड़ा स्वागत हुआ। मुझे विकास दिव्य कीर्ति जी से कोई कटुता नहीं है, न मैं उनका वो मेरे मित्र हैं, वो माने न माने, मैं उनकी किसी बात का कोई वो नहीं कहूंगा। मैंने अपनी बात रखी कि यह है तथ्य, और तथ्य सारे इस पक्ष में अग्नि परीक्षा तक का तथ्य यही जाता है कि भगवान राम स्वयं मां सीता निकालना चाहते थे कि समाज इनको कलंकित ना करे। भगवती स्वयं सीता स्वयं लज्जा से गड़ी हुई आई हैं, उसमें लिखा है रामचरितमानस में। वो अपने ही अंगों में सिकुड़ी जा रही हैं, क्योंकि उनको भी तो वही भय होगा ना कि मैं 13 महीने रावण के यहां रही हूं, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और भगवान राम कहते भी हैं कि सीता संताप में है, सीता को मानसिक कष्ट है, मेरे पास है वो, इसलिए उसको पर्दे में मत रखो, उसको कहो वो पैदल चलकर आए मेरे पास। सबको दिखाना चाहते हैं भगवान राम कि देखो सीता ऐसी है, इतनी पवित्र है। अब इन सब चीजों को नहीं देखे बिना टिप्पणी कर देते हैं। ये मुझे इसी का मैंने उसमें एक स्पष्टीकरण किया है, एक तरह से समझिए। जी जी, जी, टिप्पणी करने का तो आजकल फैशन ही चल रहा है और रविंद्र शर्मा जी हैं, जो रवि ऋषि के नाम से लिखते हैं और विख्यात लेखक हैं। उनका भी कहना है कि आजकल जो जितना अधिक जो हमारे आदर्शों को गरियाता है, वह उतना ही बड़ा बुद्धिजीवी मान लिया जाता है। मन सचमुच बहुत आहत करने वाली बातें आए दिन सामने आ रही। जी हाँ, बिल्कुल। और कई बार है कि मुझे लगता है कि इन बातों को जवाब देने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो बस खाली सामने आए ही नहीं। अगर हम लोग उसको जितना नेग्लेक्ट कर देंगे तो शायद लिखने वाले को अपने आप ही कहीं ना कहीं कमर टूट जाएगी, उनको खुद में लगेगा कि किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया। आमतौर पे उसके जवाब देने से उनको प्रोत्साहन मिलता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना निजी ऐसा सोच है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है यहाँ पे। सर, आप फिर से फ्री हो चुके हैं तो मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप ज्वाइन कीजिए और आज का कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। और एक बार मेरी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक बार फिर से जी, अगर आप लोगों के दर्शकों के मन में भी कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं उनकी पुस्तक के विषय में और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण के आधार पे किसी भी चरित्र की विवेचना को जानना हो, समझना हो, तो मुझे नहीं लगता कि सर से ज़्यादा कोई उपयुक्त व्यक्ति अभी फ़िलहाल में होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका शोध कार्य है, वो अद्भुत है। अपने आप में विचार करने योग्य है, पढ़ने योग्य है। और लेकिन बस आज नेटवर्क की थोड़ी-सी समस्या है, जिससे जूझते हुए हमें बातचीत करनी पड़ रही है। आया? खैर कोई बात नहीं है। आ गया क्या? सर, अभी भी नहीं आ हाँ, रहा? बिल्कुल। आ नहीं, नहीं, रहा आ है? गया। जी, जी। तो हम लोग आपकी आखिर ये पुस्तक के बारे फ्रीड क्यों? जी। बीकानेर में ठंड ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा इनको आगे इनको भी हमसे ही आज, नेटवर्क वालों को आज हमसे ही झगड़ा हो गया लगता है। जी। आपने कुछ पंगा किया होगा या वो भी कुछ हाँ, ऐसे लग रहा वामपंथी विचारधारा के लोग होंगे, ऐसा कुछ हो है। सकता है। मेरे किसी तो विचारधारा में कोई विश्वास नहीं है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं उसका। वामपंथ भी चलिए। अच्छा, दक्षिण पंथ भी अच्छा, सभी अच्छे। हुँ। जी। जी। हाँ, बिल्कुल, अपने आप में सभी अच्छे ही हैं, बस जी। दूसरों की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी पे भी कुछ भी आरोप लगाने के पहले उसमें शोध करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बस मेरा इतना सा ही कहना है। सर, जिस तरह से आपका ये शोध कार्य हो गया, अभी आगे का क्या प्लान है?
एक उपन्यास है, वो मैंने अभी छपवाया नहीं है, उसमें परिशोधन संशोधन करके छपवाऊंगा। वह भी प्रेम कथा ही है, क्या और बात है! वह, हाँ, कॉलेज के दिनों की ही है। अ, अब कुछ उसमें आत्मकथा भी है, कुछ जग की कथा भी है। वो है एक उपन्यास मेरे ध्यान में कि वो मुझे छपवाना है। हालांकि इसमें ताजी सच सच कहूं, सच सच तो यही है कि मुझे इस बात का गहरा विश्वास हो गया है कि कोई भी चीज, आपने शायद लगा भी रखा है उसमें, नथिंग इज परमानेंट। नेति नेति, एक शंकराचार्य ने कहा है, कुछ भी सच नहीं है। हम लिखते हैं और अपने को बड़ा लेखक मान लेते हैं। कुछ नहीं है, सब अंततः शून्य में मिलना है, सब कुछ। नथिंग आप इज परमानेंट। बताइए, सामवेद की 1000 शाखाएं थी और अब 21 शाखाएं मिलती हैं। 979 शाखाओं का कुछ अता पता नहीं, क्या हुआ, कहां गई। तो काल बड़ा क्रूर है। ये जो कहते कालजयी रचनाएं लिखी हैं, वो कालजयी रचनाएं धूल फांक रही होती हैं पुस्तकालयों में, क्योंकि उसकी भाषा ही अब किसी को समझ में नहीं आती, पुरानी हो गई। नई अब टेक्नोलॉजी की भाषा आ गई, ये फिर और आगे बढ़ जाएगी। तो कोई रचना कालजयी नहीं होती, भ्रम पाले रहता है लेखक। कोई रचना हर, ठीक है, अब एक समय के उसमें आपके अंदर उद्रेक हुआ भावों का, आपने लिख दिया, कहीं तो चाहिए कुछ प्रकट करने के लिए, तो आपने लिख दिया, लोगों ने पढ़ा, 2-4 बार वाह वाह किया, और फिर आगे देखिए। मान लीजिए कि मैं आपको बहुत बड़ी कवित्री मानता हूं, आप मुझे बहुत बड़ा कवि मानते हैं, लेकिन और प्रशंसा के पुल बांध देंगे उस पे, मंच पे। लेकिन अगर मैं जाकर आपके घर 2 दिन पड़ जाऊं, 5 दिन पड़ जाऊं, तो 5वें दिन भोजन कराने में, मतलब आपको भी समस्या आने लगेगी। आप मेरे घर आएंगे तो सब कवि एक तरफ रह जाएगा, कविता एक तरफ रह जाएगी। तो ये शाब्दिक वो है। मैं किसी के घर, जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, वह, अरे आप तो क्या बढ़िया किताब लिखते हैं, क्या बढ़िया, उसके घर में आकर आकर 2 शाम भी भोजन कर लूंगा जाके कि हाँ। तो तीसरे शाम से वो या तो छुट्टी लेकर कहीं चला जाएगा, और हाँ, या फिर वो कोई बहाना करके निकल जाएगा। तो ये सब बिल्कुल एक खेल है, निराला खेल है, विचित्र खेल है, ईश्वर खेल रहा है। मतलब और हमारा अपना अपना छोटा छोटा सही संसार है, बात है। हम उसी सच, में मैं तो अपना सच अपना को खेल। ऐसे भी परिभाषित करती हूँ ना कि सच कुछ नहीं होता है, उस समय का वो सच है। इस पल जी का ये सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मन के द्वेग में आती हैं, लेकिन हाँ, सही बात है, नथिंग इज़ परमानेंट, ये कहीं न कहीं स्ट्रेंथ का काम करती है। जी। अगर आप दुखी हैं, तो आपको दुखी नहीं रहने देंगी। अगर आप बहुत सुख में कहीं न कहीं बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, तो कम से कम उस वेग से भी आपको धरातल पर ले आती है। तो बातों का सिलसिला, लेकिन आप अभी आपने जब कालजयी रचना की बात की, और उसमें फिर अभी वर्तमान में आपके यजुर्वेद के कुछ श्लोक मेरे पास भी आ रहे हैं, जिसको सुबह-सुबह सुन कर के मुझे लगता है कि दिन बन गया। तो क्या यजुर्वेद पे अभी शोध चल रहा है, आपके व्याख्यान चल रहे हैं, या उस पे अगला कुछ कार्य कर रहे हैं आप? उसके बारे में बताएँगे कुछ? अधिकांश चीजें मैं मौज में करता हूँ स्मिता जी। और आप मेरे नाम भी सुनती होंगी, तो ये मौज में हाँ, बहुत वो सारे बहुत लोग कह रोचक ना, है। किसी किसी को बड़ा मजा आता है मेरे इन नामों में, और किसी कोई मुझे कोई भी। तो पीछे पड़े हुए हैं कि अपना ये नाम लिखना बंद करो, इस तरह के नाम लिखना। पर मुझे मौज है, बस लिख लिया, किसी दिन मन में होगा तो बंद भी कर देंगे। विगत कलमश दया, हेतुक दया सिंधु, कृतात्मा, ये सब। एक बार तो मैंने नाम लिखा था, तो 80 अक्षरों का नाम था मेरा। तो वो बहुतों ने भेजा कि अब इसका तो उच्चारण ही नहीं हो रहा है, आपके नाम का ही उच्चारण नहीं हो रहा। तो जो मैं वो बस वैदिक मंत्रों का मन हो जाता है, कभी विनय पत्रिका का ही पाठ करके सुनाने लगते हैं अपने जो व्हाट्सएप पर मेरे मित्र हैं। तो मौज, कोई शोध नहीं है, कुछ भी नहीं है। शोध होगा तो, ईश्वरी इच्छा होगी तो शोध हो जाएगा। अभी तो बस मैं मौज में ही करता हूँ, अच्छा लगता है। वैदिक मंत्रों में बड़ा, बहुत सुंदर गेयता है, और बहुत सुंदर उसकी बनावट होती है, और भाव भी बड़े कुछ तो दार्शनिक हैं, बड़े ऊंचे भावों के हैं, कुछ एकदम
सामान्य से आपको मिलेंगे। जैसे मेंढकों पर सूक्त है, मंडूक सूक्त। मेंढक क्या करते हैं, इतना सुंदर है वो। मैंने किया था एक बार पाठ, एक बार फिर करूंगा। मतलब आप तक बिल्कुल, हमें पहुंचे, इंतज़ार आप रहेगा दर्शकों। सर आपके सारे पाठ का, सारे श्लोक को आपकी आवाज़ में सुनने का। आपकी एक कविता संग्रह है साधो मन को साधा, तो जी अगर आपके पास अभी वो उपलब्ध है तो मैं जी चाहूँगी है, कि अगर कोई कविता बिल्कुल या है, तो आपको बिल्कुल। याद हो तो आप सुना दीजिए साधो कुछ। मन को साधा, शीर्षक तो मैंने दे दिया है, साधो मन को साधा। पर दुनिया का सबसे कठिन काम ही यही है, तो बस लिख दिया, साधो मन को साधा। मन किसी का सधता थोड़ी है इतनी जल्दी। मन यदि सध गया तब तो फिर बचा ही क्या, वो तो मुक्त हो गया। मन ही। पर ठीक है, वो उसका गीत भी है इसमें, इसी शीर्षक से मैं गाता रहता हूँ। अभी शायद समय बहुत हो गया, नहीं तो थोड़ा गाकर मैं सुना देता आपको। आप कहें तो मैं मैं इसका चाहूँगी एक अंतर। सुनाइए आप। हाँ? जी, मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप सुनाइए। मन को मैं साधा साधो, मन को साधा, मन को साधा साधो, मन को साधा। भव सागर में यही है नैया, यही खेवैया। भव सागर में यही है नैया, यही खेवैया। जतन लगा ले जाने उस तट, उस पार। जतन लगा ले जाने उस तट, पार करेगा, पार करेगा काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर की बाधा। मन को साधा साधो, मन को साधा। ऐसे ही है, मन को अरे वाह! साधा साधो। बहुत सुंदर। कभी कभी खाली कविताओं का रहेगा ना, तब इसको पूरा गा के सुनाएंगे। बिल्कुल, अब मिलना-जुलना और बातचीत का दौर चलता रहेगा और दर्शकों तक भी हमारी बहुत सारी बातें आपकी पहुँचेंगी और मुझे लगता है कि लोग आपसे जुड़ रहे हैं और सनु श्रीवास्तव जी भी कह रही हैं कि सर इतना अध्ययन, इतना शोध और इतना लेखन सब कुछ करना, वो भी मौज में, क्या बात है। मेरी पिछले 2 दिनों से सर से बात हो रही है और जब मैं बात कर रही हूँ तब मुझे यही लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग संस्कृत के आचार्य के विषय में लगता है कि कितने वो सीरियस हुआ करते होंगे, वो सारे संशय मेरे इनसे बात करके हाँ, दूर हो ये गए। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत सी बात है। तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर बहुत सारी बातें हाँ, अभी अब भी आप रह फ्री हो गई। गई हैं। अब मैं फ्रीज़ नहीं, आप फ्रीज़ आप ही हैं। इसीलिए थोड़ी-सी ना बातचीत का जो क्रम है वो भी कहीं न कहीं टूट रहा है इस जी जी। नेटवर्क की वज़ह से और मैं चाहूँगी कि फिर बहुत जल्दी आपके साथ एक और हम लोग एपिसोड करें और आपकी आगे की बातचीत को जी हम लोगों तक पहुँचाने का भी कार्य करें। लेकिन ना एक प्रश्न मेरे मन में ज़रूर है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो भारत की पहचान है, भारत की विरासत है, लेकिन वर्तमान में और इसके भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? इसके बारे में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। आ, बहुत ईमानदारी की बात है कि मैं तो इस समय तो निराश हूँ, संस्कृत, बहुत निराश हूँ। लेकिन एक शोध आया है कि 2035 में एक भाषाई क्रांति होगी और उसमें सबसे पुरानी भाषा जो संस्कृत है वो अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लेगी, क्योंकि तब जो टेक्नोलॉजी की भाषा है, जिसको कंप्यूटर की भाषा हम कह सकते हैं, वो संस्कृत हो जाएगी और उस समय संस्कृत अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त कर लेगी। तो 2035 में 13 साल बचे हैं, शायद मैं देख ही लूंगा कि वो क्रांति होती है या नहीं होती है। तो संस्कृत अपना गौरव प्राप्त करे, ये मैं चाहता जरूर हूं, लेकिन स्थितियां इस समय अच्छी नहीं है, अनुकूल नहीं है। संस्कृत का ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है और भारत को यदि बचना है ना, तो संस्कृत को बचाना पड़ेगा। ये है। और इस समय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब थे मानव संसाधन मंत्री, बहुत काम करवाया संस्कृत के लिए उन्होंने। उस तड़प के साथ जो है काम करे कोई, तो क्योंकि राज्याश्रय बहुत जरूरी है भाषाओं के लिए। स्मिता जी, सारी जी। इस मामले में हिंदी जो है ना,
स्मिता जी, ये एक अद्भुत भाषा है कि बिना राज्याश्रय के ही फैल गई पूरे विश्व में। कोई नहीं इसको, हिंदी को कोई राजा मतलब शासक जिसको कहते हैं, किसी ने हृदय से पसंद नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके हिंदी आप देखिए फैलती ही चली जा रही। संस्कृत राज्याश्रय की भाषा, तो राज्याश्रय यदि मिल जाए तो कहना है क्या। भारत को बचाना है तो राज्य को इस पर, संस्कृत पर सोचना होगा। इस समय तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से निराशा। बिल्कुल सही बात है सर, और कहीं न कहीं हम सभी को निराशा है, हम सभी लेकिन फिर भी ठीक है, कहते हैं कि जब अंधेरा ज़्यादा होता है उसके बाद ही रोशनी का समय आता है, जी तो कहीं न जी कहीं इसमें बदलाव की जो जी जी उम्मीद जी जी, आपने जताई है 2035 की, जी। हमें भी उम्मीद है कि आपके आपकी वाणी जो है वो भविष्यवाणी सिद्ध हो, आपके मुंह में घी शक्कर। देखिए रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं लगातार, और बहुत अच्छे कमेंट्स वो कर रहे हैं, आपको बहुत ध्यान से भी सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर इस सत्य शोध को सत्य सिद्ध करे और यही प्रार्थना है, संस्कृत अपना स्थान प्राप्त करे। जो बात आपने कही है वही बात वो भी कह रहे हैं। सोनू जी श्रीवास्तव जी हैं, वो कह रही हैं कि लोग अब अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, आशा की ज्योति अब जल रही है। सभी बहुत ही सकारात्मक बातें कर रहे हैं। कीर्तन जी, देखिए उस सकारात्मक में आपका ये संस्कृत का ही नहीं, संस्कृति का भी क्षरण हो रहा है। तो हम सुधरे, जग सुधरा, यही है बस, खाली और क्या। दूसरों को जब सुधारने का प्रयास करेंगे, कहीं न कहीं हम फेल ही होंगे, तो स्वयं को बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। सर, आपके साथ बातचीत का जो दौर रहा, जो भी प्रश्न हमने पूछे और आपने बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही खुल कर के उसका जवाब दिया। हालाँकि नेटवर्क की थोड़ी-सी समस्या रही, लेकिन फिर भी आपका कार्य इतना बड़ा है और अभी तो बस इसकी शुरुआत है। मुझे लगता है कि एक एपिसोड आपके साथ और करेंगे और आपकी बातों को, आपके कार्यों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य तब शायद पूर्ण हो पाएगा। और बस इन्हीं सारी बातों के साथ मैं चाहूँगी कि आज हम लोग यहाँ पे ही विराम लेते हैं। हमारे दर्शकों के साथ आप अंत में कुछ कहना चाहें तो उसको कहते हुए फिर हम लोग यहाँ से आज विदा लेते हैं। मैं एक श्लोक के साथ इसका अंत कर देता हूं। जी, अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथा वै परिवर्तते। ये सारा संसार ही एक काव्य है और प्रजापति ब्रह्मा जो है वो कवि हैं। कवि को जैसा रुचता है वैसा इस संसार में परिवर्तन होता रहता है। तो कवि जो है वो परिवर्तन का सबसे बड़ा वाहक है, ऐसा इसमें बताया गया। जी, अरे वाह! बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अवसर बहुत-बहुत दिया, धन्यवाद। मैं इसी से धन्य धन्य हो गया कि आप सब मेरे जैसा साधारण सा आदमी इंटरव्यू का पात्र बने, ये तो मेरे लिए क्यों मेरे लिए शर्मिंदा बहुत कर रहे बहुत हैं सर आप? आनंद का ये विषय है। कह के और हमें। आपके माध्यम से, आपसे जोड़ने के लिए मैं अभिषेक दयाल शर्मा जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप तक मेरी बात पहुंचाई और आज हम साक्षात्कार कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, वार्ता अभिषेक कर शर्मा रहे हैं। जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित भी हैं और वो भी कह रहे हैं कि अमेज़िंग है, और रविंद्र शर्मा जी भी उपस्थित हैं, वो भी कह रहे हैं कि बहुत सार्थक वार्तालाप के लिए आप सबको हार्दिक आभार। आप सभी को बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपना साथ यहाँ हमारे साथ बना कर के रखा, और उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी आपका साथ हमें ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और अपनी बातों को हम तक साझा करने के लिए। फिर जी, हम लोग प्रणाम। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, फिर बात करेंगे और इस बातचीत को आगे के दौर में करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना-अपना भी ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य साझा करें। फिर बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।